Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening to everyone present on that side. I will again welcome each and everyone on the same platform, Live Physics VK channel. So here we are class 12th, welcomes every students of the class 12th, and as you all know that we have completed our third important unit of the physics named as the magnetic effect of the current. But along with that magnetic effect of the current, the magnetic character is not been finished yet. Means अभी भी थोड़ा सा magnetic के बारे में पढ़ना बाकी है. But we have studied the magnetic effect due to the current. तो प्लीज उस चैप्टर के नेम को थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि अब तक हम लोगों ने जो भी पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा उस लास्ट यूनिट के, हम लोगों ने हमेशा करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट को देखा और उसे समझा. Today we are going to start with the next chapter, and the name of the next chapter is magnetism. So first of all, what is the magnetism? In this lecture we are going to discuss on that. What we are going to study in this chapter, इस chapter में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, and this chapter is being totally going to be based on that topic जो previously means last year up to the 2019-20 batch means before the corona pandemic, उससे पहले ये हमारे syllabus में था. But due to this pandemic, the CBSE has revised its syllabus and most of the content, अब तक तो पुराने chapters और bad chapters में से कुछ ही topics हटे थे, but इस chapter में से कुछ content कुछ ज़्यादा ही हटा है. तो वैसे तो ये चैप्टर बहुत स्मॉल होता है अगर हम इंक्लूडेड सारे टॉपिक ले लें, और अगर वो टॉपिक को अब एक्सक्लूड कर दिया जाए, इफ वी एक्सक्लूड ऑल दोस टॉपिक, तो ये चैप्टर और भी स्मॉल हो गया. बट इन टुडेज लेक्चर आई वांट टू डिस्कस ऑल दोस टॉपिक्स जो हमारे एक्सक्लूडेड हैं, जो रिमूव हो गए हैं. तो आज मैं आपके साथ उन सब के बारे में डिस्कस करूंगा, उन एक्सप्रेशंस, कुछ फॉर्मूलेज, एवरीथिंग. So officially I am speaking that for the next year means in 2021 March exam, this point of this lecture is not being the part of the CBSE, but for your knowledge sake and for your previous further future knowledge. As you all know that physics is a interconnected subject. एक ऐसा subject है जिसमें हर चीज आपस में जुड़ती आई है. इलेक्ट्रोस्टैट्स, चार्ज इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक ने बना के दिया, तो कहीं ना कहीं चीजें आपस में इंटर रिलेट हो रही हैं और फ्यूचर में भी होंगी. तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे आज के लेक्चर्स के जो फ्यूचर में जाके इंटरकनेक्टेड होंगे, बट उनके बारे में सीबीएसई ने रिमूवेशन यानी उनको रिमूव करने के बारे में सीबीएसई ने नहीं कहा. ये इसका एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा कि एक ऐसा डेरिवेशन जो हमारे हॉट्स कैटेगरी में आता है, बट उसके रिमूव करने के बारे में सीबीएसई ने कुछ नहीं कहा, बट सीबीएसई ने ये टॉपिक्स रिमूव कर दिया और इन टॉपिक्स का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट वहां जाके यूज होता है. अब ऐसे में आप ऑफिशियली ये नहीं कह सकते कि अगर ये टॉपिक हटाया है तो इस टॉपिक से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट हमारे सीबीएसई में नहीं आएंगे. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हट गया, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हट गया तो सीरीज पैरेलल ऑफ सेल नहीं आएगा. अब अगर सीरीज पैरेलल ऑफ सेल पढ़ना है तो फिर से पढ़ना है. रिसेंटली आप लोगों ने गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन किया इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर. अब एमीटर कन्वर्ट करने के लिए आपको पैरेलल में शंट लगाना है और वोल्टमीटर कनेक्ट करने के लिए आपको सीरीज. अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि सीरीज पैरेलल हटा दिया तो हम गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन ही बंद कर देंगे, ये कहते हुए कि सर इसमें तो सीरीज पैरेलल आता है तो हम डील ही नहीं करेंगे. तो पॉइंट ये है कि अगर आप कन्वर्जन समझना चाहते हो रिसेंटली, यानी उसमें आपको सीरीज पैरेलल तो आना ही चाहिए ना. तो ऑफिशियली सीबीएसई ने कहा है कि सीरीज पैरेलल नहीं देखना है, बट उसको हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते. हाँ, डीपली नहीं जाएंगे, डेरिवेशंस को पॉइंट ऑफ व्यू नहीं करेंगे, बट लॉजिक्स और कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखेंगे. So I hope am I clear with the explanation of this lecture. इस लेक्चर का इंपॉर्टेंस आई थिंक मेरे दिमाग हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या करना है और क्यों करना है. तो सीबीएसई के ऑफिशियली नहीं है ये टॉपिक, बट इससे रिलेटेड कोई पॉइंट्स कहीं पे इंक्लूड हो सकता है. So let's start with that. So first of all, the chapter named is magnetism, and I will request to each and everyone that कि इस चैप्टर में और इस लेक्चर में अभी जो भी हम लोग फॉर्मूलेज लिखेंगे, प्लीज आप उन फॉर्मूलेज को एटलीस्ट राइट डाउन जरूर कर लीजिए. मींस उन्हें लिख तो जरूर लीजिए,
चलो हम डेरिवेशंस नहीं देखेंगे, बट आई विल गिव यू द सिंपल टेक्निक। मैं आपके साथ सिंपल टेक्निक डिस्कस करूंगा, और जब आप उन टेक्निक्स को देखोगे तो आपको खुद समझ में आएगा, यस सर, हम तो ये डेरिवेशन बिना सॉल्व किए भी कर सकते हैं, बिना आपकी हेल्प से हम डायरेक्ट प्रूफ कर सकते हैं। तो ये एट द एंड ऑफ लेक्चर पॉसिबल हो पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं तो आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर योर नॉलेज से, बट जो एक्सप्रेशंस और फॉर्मूलेज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा उनका होना बहुत जरूरी है। तो इस बात पे आप लोग इंपॉर्टेंटली ध्यान देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मैग्नेटिज्म? तो मैग्नेटिज्म क्या है? इट इज बेसिकली ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with magnetic property of any given material। किसी भी गिवन मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को जब आप डील करते हैं, when you deal with the magnetic property of any material, मतलब आपके पास कोई भी मटेरियल है बट आप उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को पढ़ रहे हैं, उसे समझ रहे हैं, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो इन दैट केस यू आर डीलिंग विद द विच ब्रांच? आप डील कर रहे हैं मैग्नेटिज्म ब्रांच में। ओके, सो हम लोग यहाँ पे ऐसे मटेरियल्स पढ़ेंगे जिनके हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखेंगे। फॉर एन एग्जांपल, जो चीज हम लोग ज्यादातर पढ़ेंगे, फर्स्ट इज बार मैग्नेट। ये तो आप जानते हैं, आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा था। सो बार मैग्नेट एक मटेरियल है जिसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, वन एंड नॉर्थ पोल, अनदर एंड साउथ पोल। तो एक एंड नॉर्थ है, दूसरा एंड साउथ है, तो उसके पास है, तो हम बार मैग्नेट को पढ़ेंगे। देन द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज अर्थ, जिसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हमने पढ़ना है। तो अर्थ भी एक तरीके से मटेरियल हो गया, एक बॉडी हो गया जिसके पास अपने खुद के नॉर्थ एंड रिस्पेक्टिव साउथ पोल है। तो अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए हम लोग इस चैप्टर में, यानी जब हम किसी मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड करेंगे तो मैग्नेटिज्म है। तो पहला वो मटेरियल है बार मैग्नेट, दूसरा वो मटेरियल है अर्थ। तो ये दो ऐसे चीजें हैं जिनको हमें पढ़ना है, जिनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमारे कंटेंट में है। ओके, ऑफिशियली इफ आई से CBSE is not being, it is not in the CBSE, so this topic is removed from CBSE। ये जो बार मैग्नेट का टॉपिक है, द बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड या उससे रिलेटेड जो भी पैरामीटर्स है, ये सारी चीजें आपकी CBSE ने रिसेंटली 2021 के लिए हटा दी गई है। तो अभी के लिए मैं आपको कहूंगा रिमूव्ड फ्रॉम CBSE फॉर 2021। फ्यूचर में ये कंटिन्यू रहता है, नेक्स्ट बैच आगे कंटिन्यू रहता है वो पता नहीं है, क्योंकि वो CBSE नेक्स्ट ईयर अपने कंक्लूजन्स और अपने पैरामीटर्स को क्लियर करेगा, बट 2021 के लिए बार मैग्नेट नहीं है। हाँ, ये आपका इंक्लूडेड है। तो अर्थ मैग्नेटिक बिहेवियर या अर्थ मैग्नेटिज्म आपको स्टडी तो करना है। तो ये ऑफिशियली है, ये आप अनऑफिशियली बोल सकते हो। इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ मटेरियल्स पढ़ते हैं। व्हाट वी स्टडी? वी स्टडी ऑफ टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। माइट भी आप लोगों ने इसे केमिस्ट्री में सुना होगा, पहले सॉलिड चैप्टर जब आपका केमिस्ट्री में इंक्लूडेड था तो उसमें वो रखते थे। तो माइट भी अगर आपने नॉलेज से एक से आपके बारे में बात की गई होगी केमिस्ट्री में, तो शायद आप लोगों ने इन वर्ड्स को सुना होगा। तो हम लोग भी थोड़ा सा बात करेंगे, नॉट इन दैट मच डीपली क्योंकि CBSE में नहीं है, बट एक ओवरव्यू और एक नॉलेज तो जरूर होना चाहिए, तो हम इसके भी बात करेंगे। तो आप बोल सकते हो ये बोथ द टॉपिक्स, ये जो दोनों टॉपिक्स हैं वो आपके रिमूव्ड है, दिस वन एंड दिस वन। ओके, ये दोनों टॉपिक्स रिमूव्ड है। तो हमारे पास इस चैप्टर में तीन ही मेन चीजें बनती थी, बार मैग्नेट को स्टडी करना, अर्थ की मैग्नेटिक को और टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल को। तो बार मैग्नेट आपका रिमूव्ड हो गया, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल रिमूव्ड हो गया, तो ऑफिशियली आपके पास केवल अर्थ मैग्नेटिक बचा। तो वैसे ही मैंने आपको कहा ये चैप्टर बहुत छोटा है क्योंकि इसमें केवल तीन ही मेन बेस हैं जिन पे आपको फोकस करना, और ये भी लेंथी नहीं है। और अब ऊपर से आपके दो कट गए हैं तो चैप्टर ऑफिशियली और भी छोटा हो गया।
बट आई वांट कि हम लोग बार मैग्नेट को एटलीस्ट एक लेक्चर में कवर करें और टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल को भी हम कवर करेंगे, क्योंकि नॉलेज कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। इन फ्यूचर उनसे रिलेटेड कोई भी चीज माइट भी सीबीएसई में हो सकती है, क्योंकि देखो रिसेंटली आप लोग सोलिनॉइड पढ़ के आए। सोलिनॉइड के कोर के अंदर इनसाइड हम लोग एक मटेरियल डालते हैं सो दैट हम लोग उसकी सोलिनॉइड की स्ट्रेंथ बढ़ा सके, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा सके। अब वो तो टॉपिक में है, तो कौन सा मटेरियल डालते हैं? वी हैव डिस्कस्ड द सॉफ्ट आयरन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई द सॉफ्ट आयरन? सॉफ्ट आयरन क्यों डालते हैं? ओके, एमसीजी का जो कॉइल है, एमसीजी के जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, उसके भी सेंटर पे सॉफ्ट आयरन रखते हैं ताकि मैग्नेटिक फील्ड अच्छी हो, ताकि टॉर्क और भी अच्छा लगे। तो यानी पॉइंट ये है, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड अच्छी बनानी है वहां पे हम कोर पे सॉफ्ट आयरन रखते हैं। तो सवाल तो उठेगा, अब एमसीजी से वो क्वेश्चन नहीं बंद हो सकता, क्योंकि एमसीजी सिलेबस में है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, सोलिनॉइड में भी पूछा जा सकता है लॉजिकल क्वेश्चन। तो आप ये नहीं कह सकते ना कि हमसे सोलिनॉइड से सर आपने जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ही हटा दिया तो हम सॉफ्ट आयरन के बारे में बात ही नहीं करेंगे। तो इसलिए सॉफ्ट आयरन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है फिजिक्स में, चाहे वो किसी भी चैप्टर में हो, सब रिमूव हो जाएंगे, ऐसा सीबीएसई ने नहीं कहा है। तो इस बात को आपको समझना है कि जो टॉपिक्स रिमूव हुए हैं हम उन टॉपिक्स को ऑफिशियली नहीं देख सकते, बट आपका देखना बहुत जरूरी है, उन्हें ओवरव्यू में समझना जरूरी है, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें आपकी फ्यूचर और पास्ट की, कुछ पास्ट की चीजें भी क्लियर करते हैं, कुछ फ्यूचर की भी क्लियर करेंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई कॉन्सेप्ट, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी द बार मैग्नेट, और आप इस चीज से एग्री करेंगे। ओके, सो यू मस्ट ऑल नोट इट डाउन। तो हमें क्या पढ़ना है? तो आज मैं आपके साथ बार मैग्नेट के बारे में स्टडी करूंगा, एंड आई विल टीच यू। I'm not going to take this as a very extended manner, मैं इसको बहुत extended में नहीं लेके जाऊंगा। I will give you the best way to understand the bar magnet, इसके सारे फॉर्मूले को याद करना, सब कुछ अंडरस्टैंड करने का एक बेस्ट तरीका आपको बताऊंगा, जिससे आपको टाइम कंजप्शन भी कम होगा और आप इसे इजीली अंडरस्टैंड करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है क्या? बार मैग्नेट। तो आज हम लोग बार मैग्नेट को पढ़ेंगे बेसिकली। So what we are going to study? We are going to study bar magnet. Bar magnet. Okay, मैं पहले लिख देता हूं बेटा, not in CBSE 2021, but नॉलेज बेस के लिए आगे कंपटीशन माइट भी, आप सवाल बहुतों के दिमाग में होंगे कि सर क्या फ्यूचर में आईआईटी मेन, नीट और एनी अदर कंपटीशन एग्जाम क्या इन टॉपिक्स को रखेगा? तो बेटा अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। ओके, चांसेस हैं वो रिमूव्ड करें, बट फिर भी कंपटीशन है, और कंपटीशन में तो आप जानते हो टॉपिक्स इंटरकनेक्टेड तो जरूर आते हैं। तो प्लीज फॉर द फ्यूचर सेक, फॉर द नॉलेज सेक, फॉर एवरीथिंग, ये इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बार मैग्नेट, तो एक छोटी सी चीज आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। सो बार मैग्नेट मींस अ पीस ऑफ अ मैग्नेट हैविंग सर्टेन लेंथ। तो हम मैग्नेट की एक लेंथ ले लेता हूं। द लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट आई हैव टेकन एज अ 2a। मैंने 2a क्यों लिया आपको समझ में आएगा। सो व्हाट इज अ बार मैग्नेट? अ पीस ऑफ अ मैग्नेट व्हिच हैव द फिक्स्ड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सो मींस एक मैग्नेट का वो पीस या फिर एक ऐसा मटेरियल जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाता है, जिसके अपना एक नॉर्थ एंड और साउथ एंड दोनों फिक्स हैं, such type of a magnet is called as bar magnet। ऐसे मैग्नेट को क्या बुलाएंगे? बार मैग्नेट। ओके, सो द मटेरियल फॉर द नॉलेज से, प्लीज जो भी आप लोग यहाँ पे लिख रहे हैं नॉलेज पर्पस के लिए अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। आई एम श्योरिंग एंड आई एम मेकिंग श्योरिंग, ये रिग्रेट नहीं करोगे आप लोग फ्यूचर में। ओके, मैं बहुत बार बोल रहा हूँ इस बात को, तो प्लीज इसे अंडरस्टूड करना। ओके, सो द मटेरियल which shows magnetic property and have fixed north and south pole separated by certain distance, तो वो मटेरियल जो पहली बात तो आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाएगा और जिसके पास नॉर्थ और साउथ पोल होंगे वो भी कुछ डिस्टेंस दूरी पे।
ओके, तो एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है. इट इज ऑल्सो नोन एज, इस दूसरे नाम पे सब ध्यान देंगे. इट इज ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक डायपोल. यस, you are hearing it clearly and correctly. It is also known as magnetic dipole, similarly like the electric dipole. तो इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं आपको कंपैरिजन और एक ऐसा बेस्ट टेक्निक बताऊंगा जिससे आप इसे आसानी से समझ पाएंगे. तो ओवरव्यू के लिए मैं साइड में क्या लेके आता हूं, इलेक्ट्रिकल डायपोल. तो देखिए, चलो मैं अपने बोर्ड को 2 कॉलम में डिवाइड कर रहा हूं. ठीक है, ये मेरा बार मैग्नेट है जिसका दूसरा नाम मैग्नेटिक डायपोल है, और इस तरफ मैंने अपना कौन सा डायपोल रखा, इलेक्ट्रिक डायपोल रखा. ओके, चलिए इसका स्लैश करके दूसरा नाम रख देते हैं मैग्नेटिक डायपोल. ओके, तो एक बार ओवरव्यू में देखें कैसा होता है इलेक्ट्रिक डायपोल. इलेक्ट्रिक डायपोल, इट इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by certain distance. ओके, इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन क्या होती है, पेयर ऑफ, मैं दोबारा से लिख रहा हूं, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by certain distance. ओके, तो पेयर ऑफ चार्जेस है जो कि कुछ डिस्टेंस पे दूरी है. ओके, पेयर ऑफ, तो ये क्या है, इसे आप दोबारा से क्या लिख सकते हो, मींस मैग्नेटिक डायपोल को क्या डिफाइन कर सकते हो, इट मे ऑल्सो डिफाइन एज, इसे आप कैसे डिफाइन करेंगे, पेयर ऑफ, पेयर है किसका, इक्वल एंड अपोजिट पोल्स. ये क्या था, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. तो चार्ज के इक्वल और अपोजिट पेयर को इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं जब उनमें कुछ सर्टेन डिस्टेंस है. बट अगर वो पेयर किसका बन जाए, पोल्स का, द पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पोल्स सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डायपोल. Am I clear? मैग्नेटिक डायपोल. ओके, मैग्नेटिक डायपोल ही बार मैग्नेट है, तो एक ही बात बोलिए. सो मैग्नेटिक डायपोल क्या है, इट इज द पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, सॉरी इक्वल एंड अपोजिट पोल्स. सो पोल्स का इक्वल और अपोजिट पेयर जिसमें सर्टेन गैप है, उसे आप लोग क्या बुलाएंगे, मैग्नेटिक डायपोल. और इलेक्ट्रिक डायपोल को तो जानते थे. अब देखिए दोनों में सिमिलैरिटी करते हैं. तो डेफिनेटली चार्ज के पेयर है, तो चार्ज के लिए हम लोग यानी उस चार्ज का मैग्नीट्यूड और उस चार्ज की स्ट्रेंथ दिखाने के लिए हमने सिंबल Q ले लिया. तो यहां पे हमारे पास पेयर किसके हैं, पोल्स के. तो पोल्स की स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए हम लोग एक सिंबल यूज करते हैं, पोल स्ट्रेंथ. सो द स्ट्रेंथ ऑफ poles are represented as डेफिनेटली इन चार्जेस. चार्ज की स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिकल कैरेक्टर दिखाती है, तो पोल की स्ट्रेंथ मैग्नेटिक कैरेक्टर. तो चार्ज की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए Q सिंबल यूज करते हैं, और पोल की स्ट्रेंथ को यूज करने के लिए आप लोग QM सिंबल यूज करोगे. क्या यूज करोगे, QM. क्योंकि देखो सिंबल और जो चीजें आगे चलेंगी वो सिमिलैरिटी में चलेंगी. क्यों चलेंगी मैं क्लियर कर देता हूं. इलेक्ट्रिकल के बारे में कॉन्सेप्ट सबसे पहले हमें कूलम्स ने दिया, डेफिनेटली. सो हमारे पास कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स आया, फिर उसके बाद गॉस ने उस पर काम किया और हमें गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स मिला, जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल कैरेक्टर निकाल सकते. अब गॉस वाज द सेम साइंटिस्ट जिन्होंने इलेक्ट्रिकल कैरेक्टर पे भी काम किया था और मैग्नेटिक कैरेक्टर पे भी काम किया था. तो डेफिनेटली इन फ्यूचर जैसे हमारे पास गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स है, ऐसे ही हमारे पास गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म भी होगा. तो जब गॉस मैग्नेट को पढ़ने गए, तो उनको एक सिमिलैरिटी दिखी. क्या दिखी, यार ये दो पोल हैं,
दोनों पोलों का जो स्ट्रेंथ होता है वो इक्वल होता है मैग्नीट्यूडली, यानी नॉर्थ पोल जितना बिहेव करेगा साउथ पोल भी उतना ही बिहेव करेगा, बट दोनों पोल्स का कैरेक्टर एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो ये दिखाता है कि दोनों के कैरेक्टर अपोजिट है। अगर नॉर्थ पोल किसी को अट्रैक्ट करता है तो साउथ पोल उसे रिपेल करेगा। सेम यहां पे था भाई, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम था तो दोनों जो भी करेंगे बराबर करेंगे, बट दोनों का बिहेवियर अपोजिट है। अगर पॉजिटिव चार्ज किसी को अट्रैक्ट करता है तो नेगेटिव उसको रिपेल करेगा। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए गॉस ने क्या किया, एक सिमिलैरिटी रखी। तो उसने पोल की स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए सिंबल क्या दिया, Q, जैसे चार्ज का होता है, बट सफिक्स में M लगा दिया। M क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, तो इसलिए पोल की स्ट्रेंथ को क्या बताएंगे, QM। और उन्होंने नॉर्थ पोल के लिए सिंबल लिया +QM और साउथ पोल के लिए उन्होंने सिंबल लिया -QM। तो देखो डेफिनेटली दोनों इक्वल है तो दोनों का मैग्नीट्यूड QM, जैसे दोनों का चार्ज QQ, बट दोनों के साइन और दोनों के कैरेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है, यानी नॉर्थ पोल जो भी करता है साउथ पोल उसके अपोजिट करेगा। तो अगर नॉर्थ को पॉजिटिव लिया तो साउथ को तो डेफिनेटली नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब सवाल कई बार उठता है, सर नॉर्थ ही क्यों पॉजिटिव लिया? तो उसके लिए उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कंपेयर किया। ये तो आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्थ से बाहर की तरफ जाती, सॉरी पॉजिटिव से बाहर की तरफ जाती है और नेगेटिव से अंदर की तरफ आती है। सो नॉट पॉजिटिव से आउटवर्ड, नेगेटिव से इनवर्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। जब मैग्नेट पे गए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की नॉर्थ से आउटवर्ड और साउथ से इनवर्ड। हाँ, दोनों में एक डिफरेंस है कि अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, बट साउथ से नॉर्थ है, वो अलग प्रॉपर्टी है। बट देखिए डायरेक्शन, नॉर्थ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रही है और साउथ के अंदर आ रही है, प्लस के बाहर जा रही है, नेगेटिव के अंदर आ रही है। तो गॉस को एक और सिमिलैरिटी मिल गई और इसी सिमिलैरिटी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने नॉर्थ को पॉजिटिव की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया, जैसे हम पॉजिटिव चार्ज को ट्रीट करते हैं। और अगर नॉर्थ को पॉजिटिव ट्रीट करते हैं तो साउथ को डेफिनेटली नेगेटिव ही लेना पड़ेगा। तो ये उन्होंने एक स्टैंडर्ड और एक अजम्पशन बेस बना दिया। तो आई थिंक ये चीज अगर आपको समझ में आ गई है तो बाकी चीज हम लोग कर लेंगे। तो ये प्लीज आप लोग नोट डाउन करेंगे और आप अपनी नोटबुक को भी ऐसे ही डिवाइड कर लीजिए, डिफरेंस की तरह कर लीजिए, एक तरफ मैग्नेटिक डायपोल और एक तरफ इलेक्ट्रिकल डायपोल। डन है? तो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन और इसके बेसिक्स को क्लियर करो। डन है? चलिए नाउ अब हम लोग इसके बारे में सारी चीजें गैदर करना शुरू करते हैं और चलिए ओके, मैं डेफिनेशंस और डायग्राम को दोबारा बनाता हूं। तो चलिए स्टार्ट करें। सो बार मैग्नेट, तो ये हमारा कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल मतलब +QM, साउथ पोल मतलब -QM, और दोनों के बीच का सेपरेशन 2a। डन है? इलेक्ट्रिक डायपोल क्या था, +Q -Q, सेपरेशन इज 2a। अब ये तो आप क्लियर हो गया कि सेपरेशन 2a क्यों लिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल में भी 2a लेते थे, वो मिड पॉइंट आएगा ना एक्सिस वगैरह, इसलिए। ओके, तो अब सारी चीजें सेम है। तो चलिए इस पे काम करना शुरू करते हैं और यहां से अब हम लोग क्या बनाना शुरू करेंगे। पहले मैं इलेक्ट्रिकल से शुरू करूंगा। तो पहले हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स बनाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कूलम फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एफिशिएंट नॉट, इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट 1/4 पाई एफिशिएंट नॉट, जिसमें परमिटिविटी आती है Q1। ओके, जो भी आपका पास Q1 है, जो भी आप लोग पढ़ रहे हो, तो Q1 Q2/R², ये हमारा होता है फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। अब यहां से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनता था, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मतलब वन चार्ज, एक चार्ज की वजह से क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4 पाई एफिशिएंट नॉट Q/R²। क्लियर है? तो अगर ये है तो यहां से फिर से इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, F = Q × E। क्लियर है? अब ऐसे ही यहां पे काम करेंगे। तो
इसी मैनर में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आएगा? तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पोल। अब तक देखो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट के इफेक्ट की वजह से निकाल रहे थे। तो मैंने कहा ना, पिछला चैप्टर में जो भी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला या जहां पे भी यूज किया वो बिकॉज ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से था। बट इस बार यहाँ पे कोई करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं है, यहाँ पे एक ऐसा मटेरियल है जिसके पास परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब हम लोग उसके पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो देखो ना, सिमिलैरिटी क्या है? पोल, जहां पे पहले चार्ज था वहां पे अब पोल है, जहां चार्ज था वहां अब पोल है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी वहां अब मैग्नेटिक फील्ड होगी, जहां पे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स था वहां पे अब मैग्नेटिक फोर्स होगा। अंडरस्टूड? तो चलिए काम करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कैसे बनना चाहिए? तो सिमिलैरिटी कैरेक्टर होगा, और क्या होगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई। मैंने कहा ना, मैं आपको बस ट्रिक सिखाऊंगा जिसमें हम सारे फॉर्मूलेस कवर कर सके। ओके, तो चलिए, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट था, यहाँ पे मैग्नेटिक कांस्टेंट। ये क्या है? चार्ज। तो चार्ज की जगह पे क्या आएगा? पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। लो जी, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया। समझ रहे हो बात को प्लीज बेटा? सो दैट्स व्हाई इट इज बीइंग गोइंग सिमिलैरिटी कांसेप्ट। मैग्नेटिक फील्ड के बाद अब आ जाइए मैग्नेटिक फोर्स पे। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या बनेगा? Q इंटू ई। इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या था? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिकल फील्ड। यहां पे चार्ज की जगह पे क्या है? पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? तो F इज इक्वल टू QM इंटू बी। तो देखो सिमिलैरिटी क्या बनी? इसके पास क्या है? पोल स्ट्रेंथ। इसके पास पोल स्ट्रेंथ है QM, और इसके पास चार्ज है Q का। बस सीधी सी बात ये है। इसका चार्ज है, जहां पे पहले चार्ज काम कर रहा था वहां पे अब पोल की स्ट्रेंथ काम कर रही है, पर बाकी सारा काम वैसे ही। हाँ, अब ऑब्वियस सी बात है, कैरेक्टर बदलेगा तो जहां पे कांस्टेंट या वो फिजिकल पैरामीटर जो मीडियम में होता है उसे हम लोग परमिटिविटी बुलाते थे, यहाँ पे उसे परमिएबिलिटी बुलाएंगे। उसका कांस्टेंट 1/4 पाई एफिशिएंट नॉट होता है, इसका कांस्टेंट म्यू नॉट बाय 4 पाई। बाकी सिमिलैरिटी है। ओके, डन है? तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई, इलेक्ट्रिक फोर्स मिल गया, डायपोल है। तो नंबर 1, नंबर 2। अब नेक्स्ट निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी पॉइंट चार्ज की, हम लोग कहां पढ़ते थे? अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल निकालें। किसकी वजह से निकाले भाई? डायपोल की वजह से। और डायपोल के दो केसेस हैं, ये आप जानते हैं, अलोंग एक्सियल लाइन। अब मैं डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं इसका, आप एक बार अगर चाहें तो अपने इलेक्ट्रोस्टैट्स को फ्लिप करके देख सकते हैं। तो अलोंग एक्सियल लाइन यानी जब हमारा प्लस क्यू, डेफिनेटली माइनस क्यू, और P पॉइंट हमारा कहां पे आ गया? एक्सियल लाइन पे। ओरिजिन से उसका डिस्टेंस कितना लेते थे? x, और ये 2a, और ये उसका सेंटर है। तो हम P पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, एक पॉजिटिव की आउटवर्ड, नेगेटिव की इनवर्ड, और नेट निकाल के सॉल्व करते थे। तो वैसे ही यहाँ पे अलोंग एक्सियल लाइन, तो एक्सियल लाइन, और अगर आप डायपोल को शॉर्ट कंसीडर करें तो ये बात तो आप याद रखिए, when x is very very greater than a, remember when dipole is short। तो शॉर्ट डायपोल के लिए अलोंग एक्सियल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया था? E axial is equal to 1/4 पाई एफिशिएंट नॉट, ओके, Q into 2a divided by x cube। ओके, अब ये एक छोटा सा फॉर्मूला आया, मैं एक चीज थोड़ी सी स्किप कर गया, तो प्लीज मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। डायपोल है तो वहां पे उसका डायपोल मोमेंट निकालते थे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P का सिंबल क्या होता है? फॉर्मूला, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एनी ऑफ द चार्ज एंड द सेपरेशन। मींस चार्ज और डायपोल यानी दोनों चार्जेस के बीच के सेपरेशन, या फिर बोलिए डायपोल की लेंथ का प्रोडक्ट ही डायपोल मोमेंट कहलाता है। ऐसे ही यहाँ पे, वहां पे जहां पे इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट था, यहाँ पे क्या होगा? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। क्या होगा? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जिसका सिंबल होगा स्मॉल m, जो हम लोगों ने टॉर्क एक्टिंग ऑन रेक्टेंगुलर कॉइल पे पढ़ा था।
जहां पे हम लोगों ने पहली बार स्मॉल m को लेके आया था, बट मैंने आपको कहा था यू हैव टू वेट फॉर दिस लेक्चर, जहां पे हमने फॉर्मूला NiA लिखा। तो NiA प्रूफ करेंगे, बट वो तब तक प्रूफ नहीं हो सकता तब तक आप लोग इस टॉपिक या इस लेक्चर को नहीं समझोगे, फिर तो वो रटने वाली बात हो जाएगी फिर। सो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है? Q, एक चार्ज और उसकी लेंथ, और यहाँ पे चार्ज की जगह पे क्या है? पोल स्ट्रेंथ। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Qm into 2a। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है E axial is equal to 1 by 4 pi efficient naught Q into 2a by x cube, और Q into 2a को हम इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट की फॉर्म में लिखते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सियल लाइन। सिमिलरली अलोंग इक्वेटोरियल लाइन, अलोंग इक्वेटोरियल लाइन, चलिए इसमें भी वही कंडीशन है, व्हेन डायपोल इज शॉर्ट, यानी P पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से यानी डायपोल की लेंथ से बहुत ज्यादा होना चाहिए। सो E इक्वेटोरियल, ओके, फॉर्मूला सही है गलत है भूल गए? E axial is 1 by 4 pi efficient naught P is 2P। अगर किसी ने पहले ही सोच लिया था तो वेल एंड गुड, इसका मतलब उसको याद है, और अगर कोई स्किप कर गया था मेरी तरह, इसका मतलब अभी भी रिवाइज करने की जरूरत है प्लीज। तो ये ध्यान रखा करो, मैंने पहले भी कहा था कुछ चीजें मैं बीच में मिस करता जाऊंगा, अगर पुरानी कोई आई तो उसे आप याद रखेंगे कि अगर कोई पुरानी चीज पढ़ रहे हैं, हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, तो शायद मैं उन्हें मिस कर सकता हूं, तो आप उन्हें ऑन द स्पॉट देखिए ताकि आपको दिमाग में रहे या मेरे को याद था ये। तो अलोंग इक्वेटोरियल लाइन का फॉर्मूला 1 by 4 pi efficient naught P by x cube, which proves that electric field along axial line is 2 times of electric field along equatorial। ये प्रूफ कर सकते हैं आप लोग एक बार रिवाइज करके? यस। अब आ जाते हैं मैग्नेटिक पे। ये भी तो मैग्नेटिक डायपोल है, तो मैग्नेटिक डायपोल है तो इस पे भी केसेस बनेंगे। सो नाउ अभी फिर से निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड, किसकी वजह से? ड्यू टू डायपोल। बट कौन सा डायपोल? मैग्नेटिक डायपोल। तो मैग्नेटिक डायपोल का फर्स्ट केस क्या बनेगा? एक्सियल लाइन। ओके, नाउ अगर आप लोग इसे प्रूफ करके देखना चाहते हैं तो आप प्रूफ करके देख सकते हैं। कैसे होगा? जैसे ये किया था, एक बार डायग्राम बता देता हूं बेटा एक्सियल का। जैसे नॉर्थ साउथ, तो यानी ये हो गया प्लस QM, तो इसे प्लस Q चार्ज की तरह देखो, ऐसे याद रखो कॉन्सेप्ट। इसे माइनस QM की तरह देखो, ये हो गया आपका 2a। यहां पे अलोंग द एक्सियल लाइन पे P पॉइंट लेंगे, ये हमारा सेंटर, और सेंटर से डिस्टेंस x। तो साउथ पोल का डिस्टेंस कितना बच गया? x माइनस a, इसका कितना हो गया? x प्लस a। जैसे करते थे, P पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेंगी, एक कौन सी? नॉर्थ पोल की, पोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ये, जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज करते थे, अब मैग्नेटिक फील्ड का यूज करेंगे। ओके, साउथ पोल की वजह से वैसे ही निकाल लेंगे, बट नॉर्थ की होगी आउटवर्ड, जैसे नॉर्थ की मैग्नेटिक फील्ड B1 ले लेते हैं आउटवर्ड, और साउथ की होगी इनवर्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी आउटवर्ड और इनवर्ड। सिंस दोनों में एंगल 180 डिग्री, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस होके आएगी। अब किसमें से किसको करना है वो आप देखिए, कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। आई थिंक बिल्कुल सेम है बेटा, तो दैट्स व्हाई मैंने कहा आप इसका डेरिवेशन खुद से भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, बट मैं आपको केवल एक्सप्रेशन डिस्कस करूंगा। तो हमारे पास B एक्सियल कितना आया? B एक्सियल, तो आप देखो विदाउट डेरिवेशन बनाए फॉर्मूला क्या आएगा? तो देखिए 1 by 4 pi एफिशिएंट नॉट था, तो इसका कांस्टेंट क्या आएगा? म्यू नॉट बाय 4 pi। ओके, 2 डेफिनेटली इधर इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट था, तो इधर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा डिवाइडेड बाय x क्यूब। क्लियर है? दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सियल लाइन। गॉट दैट? बस ऐसे ही हमारा सेकंड केस कौन सा? अलोंग इक्वेटोरियल। इसका भी डेरिवेशन आप चाहें तो आप अपने तरीके से कर सकते हैं, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। वही डायपोल P पॉइंट को ऊपर आप, और आपको अगर याद है इक्वेटोरियल का डेरिवेशन मैंने दो तरीके से कराया था, एक कंपोनेंट ब्रेकिंग और एक मैथमेटिकल यानी एनालिटिक मेथड। आपको जो अच्छा लगे आप उससे जा सकते हो। वैसे यहाँ पे भी करना है तो अलोंग इक्वेटोरियल वही कंडीशन, डायपोल को शॉर्ट यानी बार मैग्नेट को शॉर्ट मान के चलेंगे। बार मैग्नेट बुलाइए या मैग्नेटिक डायपोल। तो B इक्वेटोरियल क्या बनेगा बेटा? B इक्वेटोरियल सिमिलरली म्यू नॉट बाय 4 पाई, वहां पे P है तो यहाँ पे M बाय x क्यूब।
और फिर से क्या प्रूफ हो गया, B axial is always 2 times of B equal to A. Am I clear up to here? अभी तक का सारा डिफरेंस क्लियर? ओके तो देखो बार मैग्नेट में बेटा वही पढ़ना है जो इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि बार मैग्नेट एक तरीके से मैग्नेटिक डायपोल है। तो अब आप ये सोचो ना, अगर आप इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीज की जरूरत है? आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत होगी क्योंकि ये डेरिवेशन निकालना है, आपको इलेक्ट्रिक फोर्स की जरूरत होगी, अभी बताऊंगा कहां पे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जरूरत होगी, फिर अलोंग एक्सियल इक्विलिब्रियम। ऐसे ही हमने बार मैग्नेट पे किया। गॉट दैट पॉइंट? डन है? चलिए अब आगे और पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि क्या इलेक्ट्रिक डायपोल यहां पे खत्म हो गया था? नहीं, इसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल के दो और टॉपिक थे। कौन से? टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल P sin थीटा और वो पोटेंशियल एनर्जी वाला। तो यहां पे भी वही करेंगे। तो प्लीज चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहां तक प्लीज आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। ओके नाउ आई विल कंटिन्यू द इलेक्ट्रिक डायपोल एंड मैग्नेटिक डायपोल इन द फ्यूचर, मतलब इसके आगे भी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सो नाउ इलेक्ट्रिक डायपोल। नाउ तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। रिमेंबर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके तो आपको अगर डायग्राम याद है तो एक बार बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने एक डायपोल रखा था प्लस क्यू माइनस क्यू। प्लस क्यू पे एक फोर्स लगता था F1, F1 इज इक्वल टू QE जो कि अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, है ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है तो ये कहां पे, यहीं पे पॉजिटिव होगा, यहां पे नेगेटिव, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ जाएगा। और माइनस क्यू पे F2 लगेगा माइनस क्यू, तो नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो मतलब नो लीनियर मोशन, बट बोथ द फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ डिफरेंट पॉइंट, तो इसलिए वहां पे रोटेशनल मोशन होगा और उस रोटेशनल के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला PE sin थीटा, रिमेंबर, और वेक्टर फॉर्म में टाउ वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। एम आई क्लियर टू दैट टॉपिक जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, बस मैं रिवाइज करा रहा हूं। ओके और डायरेक्शन टाउ वेक्टर would be perpendicular to both dipole moment and electric field। ठीक है, वो डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के अलोंग होगा, बट यहां पे P वेक्टर का डायरेक्शन कहां से कहां होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस बात को याद रखते हैं। ओके चलिए अब आ जाते हैं मैग्नेटिक पे, यानी हमारे कहां पे? मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल, और मैग्नेटिक डायपोल का दूसरा नाम बार मैग्नेट। यस, सो बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो बार मैग्नेट को कहां रखें? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। ओके तो अगर आप चाहें तो इसका डेरिवेशन खुद से करेंगे भाई, बी मैग्नेटिक फील्ड, तो वही वाली बात है, जहां पे पहले E था वहां पे अब B है। ओके यहां पे रखा आपने मैग्नेट, जहां पे आपका पहले प्लस Q था वहां पे प्लस QM, और जहां पे माइनस Q था वहां पे माइनस QM, क्योंकि ये नॉर्थ पोल रिप्रेजेंट करेगा, ये साउथ पोल। लेंथ वही है, प्लस QM पे एक फोर्स लगेगा F1, कितना? QMB, और माइनस वाले पे अपोजिट में लगेगा कितना? QMB, F2, एंड बोथ द फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, सो नेट फोर्स जीरो। तो लॉजिक अभी भी यही आया, नो लीनियर मोशन, बट बोथ द फोर्सेस की पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग है, तो इसलिए यहां पे क्या लगेगा? टॉर्क लगने वाला है इस पे, और इस पे जब टॉर्क लगेगा, टॉर्क, तो टॉर्क का फॉर्मूला यहां क्या था? PE sin थीटा। आप चाहें तो इसे डिराइव कर सकते हैं, वैसे ही डिराइव होगा जैसे पहले था, बट इसका फॉर्मूला, मैं केवल फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, तो PE sin थीटा, तो P की जगह पे यहां पे क्या है? MB sin थीटा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या बना? MB sin थीटा। बट ये फॉर्मूला अगर आप याद करें तो सिमिलर किसके जैसा लग रहा है? रेक्टेंगुलर कॉइल जैसा। रिमेंबर रेक्टेंगुलर कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड MB sin अल्फा। ओके वहां पे उस अल्फा का मतलब क्या होता था? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड P। यहां पे भी वही है,
थीटा मतलब देखो, थीटा का मतलब एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे भी वही है, थीटा का मतलब एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। वहां पे भी वही था जब आप रेक्टेंगुलर, बस उसका सिंबल अलग रखा। वहां पे थीटा का मीनिंग कुछ और था, क्योंकि कॉइल थी तो कॉइल दो तरीके से एंगल बना सकती थी। पहला कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ जिसको थीटा बुलाते हैं, दूसरा नॉर्मल ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ जिसे हम लोग अल्फा कॉल करते थे। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बार मैग्नेट है तो हम लोगों ने थीटा ही रखा। तो यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में क्या जाएगा भाई, इट इज m वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। डायरेक्शन वाइज tau वेक्टर वुड बी व्हाट, परपेंडिकुलर टू बोथ m वेक्टर एंड v वेक्टर। हो गया भाई अगला टॉपिक। अगर ये सिलेबस से नहीं हटता, प्लीज मैं बता देता हूं, अगर ये टॉपिक हमारे सिलेबस से नहीं हटते तो हम इलेक्ट्रिक एक्सियल को डेरिवेशन में करते और ये बोर्ड में आया हुआ है, मैग्नेटिक को भी करते, ये भी करते, और जो पोटेंशियल एनर्जीज के जस्ट बात करते वो भी करते। यानी बार मैग्नेट अगर सिलेबस में होता तो आपके सिलेबस में 4 डेरिवेशन होते, एक्सियल, इक्वेटोरियल, टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी। अब आप बताओ, सीबीएसई ने हम फिजिक्स के साथ जो काम किया अभी कि उन्होंने कहा कि बार मैग्नेट ही हटा देते, तो बताओ किसी मायने में क्या ये सिलेबस हमें, ये जो सिलेबस का रिडक्शन है, क्या ये हमें हेल्प कर रहा है कुछ? अगर सर नहीं भी हटाते, अगर सर नहीं भी हटाते, सीबीएसई से कहते हैं कि अगर सर आप बार मैग्नेट नहीं भी हटाते तो आई थिंक हम इस पूरे बार मैग्नेट का ये पूरा टॉपिक एक में कर लेते, क्योंकि मैं आपको इसी तरीके से समझाता, ट्राई करता, एक्सप्लेन करता, डेरिवेशन आप ऑन द स्पॉट कर लेते। तो क्या बार मैग्नेट हटने से हमें कोई बेनिफिट हुआ? आई डोंट थिंक सो, यहां तक तो कोई नहीं है। इलेक्ट्रोसेट से स्फेरिकल के इनसाइड आउटसाइड में हटा, उससे हमें कुछ खास बेनिफिट नहीं हुआ। ओके, तो एक छोटा सा टॉपिक था, वो तो हमने पढ़ ही लिया था। सीरीज पैरेलल हटाने से हमें क्या फायदा, वो तो आगे भी पढ़ना है। ओके, कार्बन रजिस्टर की कोडिंग हटा दी, वो एक प्रैक्टिकल यूज कॉन्सेप्ट है, बट उसमें 5 से 10 मिनट लगते हैं उसे सीखने के लिए। और यहां से साइक्लोट्रॉन हटाया, उससे हमें, यानी अब तक इन 3 यूनिट में जो टॉपिक हटाए, आई थिंक उससे तो कोई बेनिफिट नहीं है कि हमें कोई बहुत ही बड़ा फायदा निकल के आया, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, साइक्लोट्रॉन हट गया तो आपके दिमाग में रहा चलो ये टॉपिक कम पढ़ना पड़ेगा, बट अगर उसको पढ़ भी लेते तो कितना टाइम लगता उसे समझने में, 5-10 मिनट, बस इतना ही। क्योंकि जब हमने बेसिक सीख लिए, हमने ट्रेजेक्टरी का कॉन्सेप्ट सीख लिया है, तो हम ये तो आराम से समझ सकते थे। अब आ जाओ बार मैग्नेट पे। जिस बच्चे ने इलेक्ट्रिक डायपोल वहां अच्छे से पढ़ा, तो सीबीएसई को लगा मैग्नेटिक डायपोल है ना, रिपीट जैसा लग रहा है, रिपीटेशन ही है लगभग वैसे, तो उन्होंने इस रिपीटेशन को ही काट दिया, उन्होंने बार मैग्नेट ही उड़ा दिया, कह दिया हमने सिलेबस कम कर दिया। बट आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ हुआ है। अगर नहीं भी होता तो हम लोग इसे आराम से एक लेक्चर में खत्म भी कर देते, ठीक है। तो आई थिंक अगर आप इसका डेरिवेशन ट्राई करके देखना चाहते हो कि क्या एम डी साइन थीटा आता है, यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, बट इसको याद रखोगे ना तो ये ऑन द स्पॉट हो जाएगा। चलिए, लास्ट टॉपिक हमारा क्या था, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, आप डायपोल को पूरा बोलिए, खाली डायपोल मत बोलो, डायपोल नहीं, क्योंकि आप डायपोल दो तरीके के हैं, इलेक्ट्रिकल भी और मैग्नेटिक भी, तो आप पूरा स्पेसिफाई कीजिए। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला U का माइनस PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, क्लियर, वेयर थीटा 1 इज द इनिशियल एंगल, और थीटा 2 हमारा कौन सा होता था, फाइनल एंगल। डन। बट हम लोगों को याद है, आपको हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट केस बनाई थी, मतलब जब बाय डिफॉल्ट हो तो हम लोग इनिशियल एंगल 90, क्यों, क्योंकि जब आपका इनिशियल एंगल 90 होगा तो टॉर्क सबसे अच्छा लगेगा, तो आप ज्यादा रोटेट करोगे। तो थीटा 1 अगर 90 कर दे तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी का मॉडिफाइड फॉर्मूला माइनस PE cos थीटा, थीटा 2 को हम थीटा ही बुला लेते थे। डन। और इसके दो केसेस थे, स्टेबल और अनस्टेबल कंडीशन, याद है। तो हम लोगों ने क्या केसेस बनाए थे, व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, सो थीटा 0 डिग्री हुआ तो cos 0 1, तो u आएगा माइनस PE, u इज इक्वल टू माइनस PE, जो कि मिनिमम है,
तो ये हमारी स्टेबल कंडीशन है डायपोल की। और अनस्टेबल कब होता था? व्हेन थीटा इज 180 डिग्री, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस पीई आएगा जो कि मैक्सिमम है, और जब एनर्जी सबसे ज्यादा होगी तो आप मोर अनस्टेबल होंगे। डन है? तो चलिए यहाँ पे भी आ जाओ। तो अब आ जाते हैं हमारा अगला टॉपिक। यहाँ पे क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर देते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? माइनस एम बी। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होने वाला है? चलिए एक बार इसको हाईलाइट कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? माइनस एम बी। वहां पे पीई आ रहा था, यहाँ पे एम बी, cos theta 2 minus cos theta 1. If you want to derive as usual, अगर बेटा आप एक बार डिराइव करके देखना चाहते हैं, एक बार इस एक्सप्रेशन को रिकॉल कर लो। स्मॉल वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क इनटू डी थीटा। टॉर्क ये रहा, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे साइन थीटा का कॉस की फॉर्म में माइनस कॉस, और लिमिट डाल के थीटा 1 से थीटा 2 काम हो गया। तो यहाँ पे भी केस बनाते हैं बाय डिफॉल्ट। सो बाय डिफॉल्ट हमारा कंडीशन क्या आता है? थीटा 1 90, तो u क्या आएगा हमारा? माइनस एम बी कॉस थीटा। इसे याद रखो कई बार नॉलेज पर्पस के लिए, और ये चीजें मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कंपटीशन में हो सकते हैं क्या पता रिलेटेड हो, ठीक है? हाँ, सीबीएसई डायरेक्ट करके ऐसे नहीं पूछेगा कि टॉर्क एक्टिंग ऑन बार मैग्नेट क्या है। बार मैग्नेट आगे टॉर्क एक्टिंग ऑन रेक्टेंगुलर कॉइल तो है बिना कॉस थीटा या बिना साइन अल्फा, जहां पे आई एन ए को एम लिख लेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा बन जाता है, बट इससे लॉजिक हमें आगे मिलेगा और इस फॉर्मूले का यूज होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंप्लीटली प्रूव करके दिखाऊंगा, क्योंकि वो टॉपिक सिलेबस से नहीं हटे, बट उन टॉपिक्स को कवर तभी कर सकते हैं जब आपको ये फॉर्मूला आता हो, तो इसलिए ये जरूरी था। तो इसके भी केस बना लेते हैं। व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी, तो ये आपकी कौन सी कंडीशन? स्टेबल कंडीशन। नेक्स्ट, व्हेन थीटा इज 180 डिग्री, पोटेंशियल एनर्जी इज प्लस एम बी, जो कि सबसे ज्यादा है, और जितना ज्यादा एनर्जी होगा आप उतने ही ज्यादा अनस्टेबल। तो जैसे आपसे सवाल पूछे जाते थे कि क्या कि अंडर व्हाट कंडीशन द इलेक्ट्रिक डायपोल इज स्टेबल, तो स्टेबल 0 पे, अनस्टेबल 180 पे। ऐसे ही आपसे मैग्नेटिक में भी पूछे जा सकते हैं that under what condition the magnetic dipole is stable, या मैग्नेटिक कोई भी कॉन्सेप्ट है या कोई भी रेक्टेंगुलर कॉइल ही क्यों ना हो, क्योंकि रेक्टेंगुलर कॉइल पे भी टॉर्क कुछ ऐसा ही लगता है। अब जब रेक्टेंगुलर कॉइल का एक्सप्रेशन भी इसी फॉर्म का है तो डेफिनेटली उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी इसी फॉर्म की होगी। तो अब सवाल तो यहाँ पे भी बन सकता है, और आया भी हुआ है कि वो टॉर्क का डेरिवेशन पूछता है ऊपर, या टॉर्क का कोई न्यूमेरिकल पूछता है, रेक्टेंगुलर कॉइल वाला है पास्ट चैप्टर का, और उसका बी पार्ट बना के ये पूछता है कि अंडर व्हाट एंगल और एट व्हाट एंगल इट इज स्टेबल एंड अनस्टेबल। देखो उसके साथ, बट वो तब करोगे जब आपको ये समझ में आएगा। तो इसलिए स्टेबल कहां पे? 0 पे, और अनस्टेबल मानता हूं ये मैग्नेटिक डायपोल के लिए, बट फॉर्मूला और एक्सप्रेशन दोनों का एक जैसा ही है, तो इस वजह से ये इसी फॉर्म में आएगा। क्लियर है? सो दिस इज होल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। तो ये सब आज के हमारे इस लेक्चर में, जहां पे हमने बार मैग्नेट फर्स्ट टॉपिक को किया। अगर सीबीएसई सिलेबस नहीं भी हटाता तो भी मैं आपके साथ इसी तरीके से डिस्कस करता, बट उस टाइम फिर आपको कंपेल और आपसे रिक्वेस्ट करता कि आपको सारे डेरिवेशन करने ही हैं। बट अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डेरिवेशन कोई जरूरी नहीं है फेयर में। हाँ, अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, अगर आप एक बार आदत बनाएंगे, तो डेफिनेटली जब आप इनके डेरिवेशन करोगे, एक्सियल, इक्वेटोरियल, टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी, इनकी प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी। तो आप एक तरीके से ये सोच के डेरिवेशन करो कि हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल का प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक बार इलेक्ट्रिक डायपोल के 4 डेरिवेशन देख लो, और फिर वो सारे के सारे इलेक्ट्रिक डायपोल पे मत करो, मैग्नेट पे करो, प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी। वो कहते हैं ना, एक तीर 2 निशाने। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इनका प्रूफ भी मिल जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक डायपोल का रिवीजन अपने आप हो जाएगा, 4 डेरिवेशंस का इलेक्ट्रिकल का। गॉट दैट पॉइंट? सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ बार मैग्नेट। ओके, तो ये हमारा बार मैग्नेट था, जो सीबीएसई में नहीं है 2021 के लिए, बट फॉर द बेसिक नॉलेज जिसका होना बहुत जरूरी है।
क्योंकि ये एक्सप्रेशन आगे जाके बहुत कुछ समझाएगा, लॉजिकल क्वेश्चंस भी लेके आएगा जो फ्यूचर के साथ रिलेट हो सकते हैं, फ्यूचर टॉपिक के साथ, और फिर हम ये ब्लेम नहीं कर सकते कि सर ऐसा नहीं हो सकता। तो फॉर दैट सेक हम फिजिक्स में आई थिंक अभी तक तो मैं आपको कहूंगा कि जो टॉपिक हमारे अब तक कैंसिल हुए उनमें हमें कोई खास बेनिफिट हुआ नहीं और आगे भी नहीं होगा अगर आप मेरी रिक्वेस्ट माने तो। पार्ट 1 जो हमारा है, पार्ट 1 फिजिक्स का, रे ऑप्टिक्स से पहले लास्ट चैप्टर ईएम वेव, यहां तक तो आपको कोई बेनिफिट नहीं हुआ। पार्ट 1 में हमें कोई बेनिफिट नहीं है सिलेबस रिमूव का, बिकॉज टॉपिक ऐसे रिमूव हुए हैं जो या तो ऐसे रिपीटेड हो या फिर कोई स्मॉल डेफिनेशन या इंडिपेंडेंट टॉपिक हो जिसको पढ़ने में हमें कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगा। जैसे कार्बन रजिस्टर एक अलग टॉपिक था, ओके, स्फेरिकल बॉडी के अंदर बाहर और सरफेस पे इलेक्ट्रिक, वो एक इंडिपेंडेंट टॉपिक था बट जरूरी भी था। बट अगर आपने गॉस लॉ समझ लिया तो वो अपने आप ही आ जाएगा। तो दैट्स व्हाई अगर टीचर कहते हैं कि गॉस लॉ ही हटा दिया तब तो कोई बेनिफिट भी होता है यार, चलो गॉस लॉ हटा तो न्यूमेरिकल हट गए, सारी एप्लीकेशन हट गए, तब तो आप कहते हैं यार सर सिलेबस में कुछ रिडक्शन हुआ है। उसकी गॉस लॉ की क्या एक छोटी सी एप्लीकेशन हटाइए, क्या फायदा? सीरीज पैरेलल से क्या फायदा? साइक्लोट्रॉन एक छोटा सा टॉपिक है। तो दैट्स व्हाई ये मत सोच के चलिए कि हमारा 30% सिलेबस कट हो गया तो वी आर इन अ रिलैक्स मोड। सो लेट मी श्योर फिजिक्स नेवर इज इन अ रिलैक्स मोड, और है भी नहीं। पेपर लास्ट 3 ईयर से बहुत टफेस्ट से टफेस्ट यानी लॉजिकल बनते जा रहे हैं। अगर आप लॉजिक क्लियर करते जाएंगे यू कैन विन द मैच, यू कैन हैव द मैच। टारगेट आप जानते ही हो, तो ये तो आप जानते हो हमें टारगेट कौन सा तोड़ना है। सो लकीली तो लेट्स ट्राई फॉर द फ्यूचर। आई होप यू विल कोऑपरेट टू योर टीचर, कोऑपरेट करेंगे आप मुझे, वी विल ब्रेक दैट टारगेट जो हमारा बना हुआ है, तो हम उस टारगेट को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। हर साल चाहे कितना भी टफेस्ट आता है हम लोग वहां तक अचीव होते हैं, वो छोटी छोटी हो जाती हैं, चेकिंग में भी अदर प्रॉब्लम्स, बट वी विल डू आवर बेस्ट। सो हेल्प मी आउट फॉर दैट एंड डू दिस। मैं तो सजेस्ट करूंगा आप इसे रिमूव मत कीजिए। तो ऐसे ही कॉलम बना के सारा डाटा लिखिए। अगर आप डेरिवेशन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं प्रैक्टिस कीजिए। वी विल मीट सून विद द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो हमारे सिलेबस में है अवेलेबल, जिसमें हम आज के टॉपिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच बेटा।